सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसमें पहला बिंदु ध्यान देना, सिंचाई क्या होता है। सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा लिखेंगे कि सिंचाई होता क्या है, तो लिखो बेटा। कृषि कार्यों हेतु कृत्रिम साधनों के द्वारा, कृषि कार्यों हेतु कृत्रिम साधनों के द्वारा जलापूर्ति करना, यानी कृषि कार्य हेतु जो कृत्रिम साधनों के द्वारा जलापूर्ति करेंगे उसे क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। सेकंड बात आती है कि इस सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के साधन, तो आज वर्तमान में अपन देखें तो अपने को 3-4 टाइप के साधन दिखाई देते हैं सिंचाई के। 3-4 प्रकार के साधन दिखाई देते हैं किसके, सिंचाई के। जैसे देखो कई बार क्या होता है, आपका एग्जामिनर इन दो को एक साथ लिख के पूछ लेता है, लेकिन कई बार अलग अलग भी पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2016-17 के अकॉर्डिंग है। वर्तमान में क्या है वो रेसिपी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखो कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूपों की बात करें तो 72.10%, यानी कुएं और नलकूपों से कितना परसेंट सिंचाई होती है, 72.10% होती है। कितना होती है, 72.10%। सर्वाधिक की अपन बात करें तो कुएं नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो जयपुर में होती है। कहाँ पर होती है, जयपुर में होती है। यानी कुएं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होगी कहाँ पर होगी, जयपुर में होगी। सेकंड बात करें नहरें, सेकंड बात करें नहरें, नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है 24.44%। कितना होती है, 24.44%। और नहरें जो सर्वाधिक हैं वो हैं गंगानगर में, यानी नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, गंगानगर में होती है। तो नहरें जो सर्वाधिक सिंचित करती हैं वो कहाँ पर करती हैं, गंगानगर के अंदर करती हैं। कहाँ करती हैं, गंगानगर के अंदर करती हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट आता है तालाब। तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है, बेटा यहाँ ध्यान रखना है आपको, 1.20%, 1.20%। और तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ होती है, भीलवाड़ा के अंदर। यदि मैं इसी आंकड़े को भारत के अंदर थोड़ा सा अप्लाई करके देखूं तो भारत में यदि पूछे कि देश में क्या मामला है, तो देश में कुएं नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ना वो होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में। तो पूछे कुएं में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। यदि मैं यहाँ नहरों की बात करूं तो नहरों के अंदर आता है जम्मू। कौन आता है, जम्मू। यानी नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, जम्मू के अंदर होती है। यदि मैं तालाबों की बात करूं तो तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में। यानी नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है भारतवर्ष में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। फिर सिंचाई के अन्य साधन आते हैं। अन्य साधनों में बहुत सी चीजें आ गई, झील वगैरह या अन्य कोई जलाशय। तो अन्य साधनों से होती है 2.22% अप्रोक्सीमेट, 2.22% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये डाटा मैंने आपको 2016-17 का लिखवाया है। कुएं नलकूपों से कितना है, 72.10%। सर्वाधिक जयपुर में, और देश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। नहरों से कितना है, 24.44%। सर्वाधिक भारत में जम्मू में। तालाबों से 1.20%। सर्वाधिक भीलवाड़ा, भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु। अन्य साधनों से 2.22%, 2.22%। यदि वो डाटा वर्तमान का देता है तो अपन क्या करेंगे,
यहाँ तक का हो गया सबके। नेक्स्ट पे ध्यान देना, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब। कुएं 24%, वे कितना 24%, नलकूप 42%। अगर इंडिविजुअली आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक किससे होता है, ये 4 विकल्प दे दिए, सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है, तो आपको बताना है नलकूप से। फिर आती है नहरें, नहरों से होती है 30%, नहरों से कितना होती है 30%, यानी लगभग का डाटा है। वो ये कितना 24, नलकूप 42, नहरें 30। तालाबों से कितना होती है 1% होती है। कितनी होती है 1%, यानी तालाबों से कितना परसेंट होती है 1% होती है। कितना होती है 1%। सर्वाधिक की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जयपुर, यानी कुओं से भी सर्वाधिक कहाँ पर जयपुर में, जबकि नलकूपों की सर्वाधिक कहाँ पर होगी जयपुर में, यानी नलकूप भी सर्वाधिक काम में कहाँ पर आएंगे जयपुर में, और कुएं भी कहाँ पर आएंगे जयपुर में। फिर बात करें नहरों की, तो नहरें भी सर्वाधिक कहाँ पर श्री गंगानगर में, और श्री गंगानगर को राजस्थान का नहरों का प्रदेश भी कहलाता है। नहरों का क्या कहलाता है प्रदेश। तालाब, तालाबों से सर्वाधिक भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा को तालाबों का शहर कहा जाता है। तालाबों क्या कहा जाता है शहर कहा जाता है। बात क्लियर है। तो कुएं से 24% जयपुर, नलकूप 42% जयपुर, नहरें 30% श्री गंगानगर, तालाब 1% भीलवाड़ा, 1% भीलवाड़ा। बात क्लियर है। यहाँ तो हो गया सबके। चलिए अब आती है कि सिंचाई परियोजनाएं होती कितने प्रकार की हैं, कैसे डिसाइड करें कि कितने टाइप की हैं, ठीक है, और किसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो सबसे इनमें जो मोस्टली देखी जाती है वो देखी जाती है सिंचित एरिया। क्या देखा जाता है सिंचित एरिया, यानी कितने क्षेत्र को ये सिंचित कर रही है, कितने क्षेत्र को क्या कर रही है सिंचित कर रही है। उस सिंचित मात्रा के आधार पर इनकी कैटेगरी क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। जैसे पॉइंट बनाओ, सिंचाई परियोजनाओं के, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। प्रकारों की बात करें तो मोस्टली 3 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं 3। सुनना बात को ध्यान से। पहला जो आता है वो आता है लघु सिंचाई परियोजना। कौन सा आता है लघु सिंचाई परियोजना। सेकंड जो आता है वो आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। दूसरा जो आता है कौन सा है मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरा जो आएगा वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजनाओं कितने प्रकार 3 मोस्ट रूप से। पहला लघु, दूसरा मध्यम, तीसरा वृहद। पहला लघु, दूसरा मध्यम, तीसरा वृहद। मैंने कहा था क्या देखा जाएगा सिंचित क्षेत्र। क्या देखा जाएगा इनमें सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा 2000 हेक्टेयर से कम। यदि किसी सिंचाई परियोजना के द्वारा 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित किया जाता है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाए लघु सिंचाई परियोजना। किसमें रखा जाए लघु सिंचाई परियोजना। फिर दूसरा आता है सिंचित क्षेत्र यदि 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक को, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक को किसमें शामिल किया जाए मध्यम में किया जाए। किसमें शामिल किया जाए मध्यम में।
यानी ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मध्यम कहलाएगा। फिर तीसरा आता है बृहद। यदि मामला 10,000 हेक्टेयर से अधिक चला जाए, अब 10,000 से आगे कितना भी जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन है नहीं है। यानी 10,000 हेक्टेयर से कोई अधिक है तो उसे क्या कहा जाए? बृहद सिंचाई परियोजना। तो ध्यान देना, सिंचाई परियोजनाएं मूल रूप से कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार आपके सामने। पहला लघु सिंचित क्षेत्र कितना है? 2000 हेक्टेयर से कम। राजस्थान के अधिकांश भाग में ये ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। मध्यम 2000 हेक्टेयर से 10,000। बृहद 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक। फिर एक अलग कैटेगरी आपने पढ़ी होगी, बहुउद्देशीय परियोजना। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुउद्देशीय। बहु का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य, यानी ऐसी परियोजना जिसका यह एक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाएगा। अब देखो उसमें मेन रूप से 3 तो होनी चाहिए, यानी 3 उद्देश्य तो होने चाहिए, उस आधार पर ही उसको बहुउद्देशीय कहा जा सकता है। और 3 में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? तो अगला देखो, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। देखो ऐसी परियोजना जिसका एक से अधिक अंडरलाइन कर देना, एक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करना हो, यानी एक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे क्या कहा जाए? बहुउद्देशीय कहा जाए। क्या कहा जाए? बहुउद्देशीय। यानी ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका ध्येय एक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे क्या कहा जाए? बहुउद्देशीय कहा जाए। क्या कहा जाए? बहुउद्देशीय। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत उत्पादन होना चाहिए, विद्युत उत्पादन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? विद्युत उत्पादन, यानी विद्युत उत्पादन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है? जनरली सिंचाई पेयजल सभी में होता है लगभग, सिंचाई पेयजल सभी में होता है लगभग, ठीक है? सेकंड सिंचाई, यानी सिंचाई भी उससे होनी चाहिए। पेयजल, ये 3 तो इंपॉर्टेंट याद रखनी। चौथा, यहां पर जब आप बांध बना रहे हैं उस समय एक चीजों का ध्यान रखें, कौन सी का? कोई भी बड़ी परियोजना में काम कर रहे हैं तो वन संरक्षण, एवं वृक्षारोपण, वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण, यानी वनों का संरक्षण होना चाहिए और वृक्षारोपण वहां पर होना चाहिए। वन संरक्षण हो, वृक्षारोपण हो, इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय। अगला पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, यानी हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र बना रहे। किसी भी प्रकार से हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसकी वजह से, उस परियोजना की वजह से, ठीक है?
मत्स्य पालन एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी मत्स्य पालन भी होना चाहिए और साथ साथ में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली चीजें भी वहां पर होनी चाहिए, ताकि पर्यटक भी वहां पर क्या कर सके, विजिट कर सके। ठीक है, इसी में अगला लिखना है सूखे एवं अकाल से निपटना। यानी सूखे और अकाल से निपटने के लिए भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। सूखे अकाल से निपटने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण से भी हमारा क्या हो, बचाव। ठीक है, बाढ़ से हमारा बचाव हो सके। सिंचाई हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी, कि जैसे हमने यहाँ पर फुहारा पद्धति को अपनाया, टपकन पद्धति को अपनाया, ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया। तो ये सभी सिंचाई की क्या है, अत्याधुनिक या वैज्ञानिक विधियां हैं। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी यहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए। कृषि के साथ साथ पशुपालन को क्या मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारे उद्देश्य किसके हो जाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। मेन इसमें आपको ध्यान रखना है विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल। ठीक है, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण पारिस्थितिकी को बनाए रखना, मत्स्य पालन, पर्यटन को बढ़ावा देना, सूखे अकाल से निपटना, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। बात क्लियर है। अब देखते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो लिखो बेटा, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है आंकड़ा नांगल। पहले समझना कि परियोजना से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। भांकड़ा नांगल, देखो कई बार हमें एक साथ ये बोल देते हैं भांकड़ा नांगल, एक ही बात अपन समझते हैं, एक ही बात अपने समझते हैं कि भांकड़ा नांगल एक ही बात होगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, ये कितने बांध हैं, 2 बांध हैं। देखो होता क्या है कि 1908 की बात है, क्योंकि बात है 1908 की। 1908 के अंदर पंजाब का एक गवर्नर था, पंजाब का एक गवर्नर था जिसका नाम था लुईस डेन। क्या नाम था, लुईस डेन। तो इस पंजाब के गवर्नर लुईस डेन के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि अपने यहाँ से कोई एक ऐसी परियोजना क्रिएट करें जिसके माध्यम से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के लिए सिंचाई, पेयजल जैसी कोई सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों ने इनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यानी इनका ये विचार एक ठंडे बस्ते में चला गया, इस विचार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद होते समय अपन ने देखा कि सबसे तगड़ी समस्या क्या थी, साहब, लोगों के लिए अनाज।
यानी भुखमरी की समस्या भयंकर थी, क्योंकि उस समय की मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल की मूलभूत आवश्यकता मोबाइल रिचार्ज, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। आजकल के बच्चे बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाए शायद उनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। शाम तक तो वो कहीं ना कहीं से इंटरनेट का जुगाड़ कर ही लेते हैं, किसी का हॉटस्पॉट जोड़ के या कोई अन्य माध्यम से। ठीक है, आजकल की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, कुछ अलग है। कुछ क्या है? अलग है। तो उस समय की देखो, सबसे पहले रोटी के लिए क्या चाहिए? अनाज। क्या चाहिए? अनाज। अब अनाज कहाँ से आएगा? जब कृषि होगी। कृषि किससे होगी? सिंचाई से। क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर आपको पता है कि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कई बार मानसून इतना भयंकर प्रभावी हो जाता है इस बार जितना इस बार हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है मानसून। ठीक है, इतना प्रभावी हो जाता है कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हर बार तो अपने मानसून के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार ये मानसून धोखा दे जाता है। तभी तो इसे कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का क्या कहा जाता है? जुआ। अब यहाँ से सिंचाई के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? परियोजनाएं बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? परियोजनाएं। आपको विदित होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? 1948 के अंदर दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना थी जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसी क्रम में 1948 के अंदर ही इस भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य शुरू होता है। इसे कार्य शुरू होने के दौरान देखा गया कि आपको सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाने हैं। कितने बांध बनाने? 2। यानी इस परियोजना के अंतर्गत देखो, ध्यान देना, परियोजना के अंतर्गत नदी कौन सी आएगी? सतलज। कौन सी आएगी? सतलज। अब इस सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाने हैं। देखो 1948 में काम शुरू हो जाता है। जो स्टार्टिंग में पहला बांध बनाया जाता है उस बांध का नाम आपको याद रखना है नांगल बांध। क्या नाम है? नांगल बांध। अब थोड़ा सा एक बार चित्र के माध्यम से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, एक चित्र के माध्यम से देखना भाई इसको। सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी का उद्गम, ध्यान देना, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत में है। कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत में। वहां से इस कैलाश पर्वत के तलेटी वाले झील में रिपार्ट में एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है? राक्षस ताल। राक्षस ताल झील कहां पर है? तिब्बत में। और तिब्बत किसके अधीन है वर्तमान में? चीन के अधीन है। किसके अधीन है? चीन के अधीन है। तो इस राक्षस ताल झील से एक नदी का उद्गम होता है और वह नदी आपको ध्यान रखनी है कौन सी है? सतलज। कौन सी है? सतलज। यानी यहां से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या रखना है? सतलज। अब ये सतलज नदी जो है ना, यहां से चलती है चाइना से आएगी इंडिया में, और भारत में इसका प्रवेश कहां से होता है? भारत में इसका प्रवेश कहां से होता है भाई? भारत में इसका जो प्रवेश होगा वो होगा आपके सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। कहां से होगा? सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। यानी जो आपके सतलज नदी है उसका प्रवेश कहां से होगा? सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होगा। ठीक है, यहां से ये सिरकिला दर्रे से प्रवेश कर जाती है, थोड़ा सा आगे चलेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, हल्का सा ध्यान देना। यहां से चलते चलते भारत में बहते हुए, अब भारत में देखो एक चीज ध्यान देना, भारत के अंदर ये हिमाचल से आती है, हिमाचल से इधर पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाएगी। कहां चली जाएगी? पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जगह है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर एक इंपोर्टेंट जगह है, इस जगह का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है हैरी के बैराज। कौन सी है? हैरी के बैराज। हैरी के बैराज कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक नदी और है जो इस हैरी के बैराज के अंदर आएगी। यहां से ध्यान देना, व्यास कुंड पड़ता है हिमाचल के अंदर। कहां पर पड़ता है? हिमाचल के अंदर।
वहां से एक नदी निकल के आती है, उस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी है, जो आपके कहां से निकलती है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से, यहां से निकली और ये आ गई किसमें? कौन से बांध में आई है? हैरी के बैराज। और हैरी के बैराज बांध कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। यहां से जो नदी निकली थी उस नदी का नाम क्या था? व्यास नदी था। क्या नाम था? व्यास नदी। तो इधर से निकली सतलज और यहां से कौन निकली? व्यास। व्यास और सतलज के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? हैरी के बैराज। हैरी के बैराज कहां पर है? पंजाब में है। यहां से नदी आगे चलती है और अंततः नदी पाकिस्तान पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर आपको विदित होना चाहिए अच्छे तरीके से कि यहीं से इस कैलाश पर्वत से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सिंधु। और ये नदी पाकिस्तान में जाकर किसको ज्वाइन कर लेगी? सिंधु को ज्वाइन कर लेगी। किसको ज्वाइन कर लेगी? सिंधु को। सिंधु जो है इसको जो ज्वाइन कर रही है उस स्थान का नाम भी आपको याद रखना है, मिठनकोट। क्या नाम याद रखना है? मिठनकोट। और मिठनकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। यहां पर जाकर किसको ज्वाइन किया? सिंधु को। बात क्लियर है? अब इस हैरी के बैराज पंजाब से एक इंपोर्टेंट नहर भी निकाली जाएगी जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी नाम सुना होगा? आईजीएनपी नाम सुना होगा। अब हमें तो कौन सी नदी पढ़नी है? यहाँ पर पहले सतलज। कौन सी पढ़नी है? सतलज। अब इस सतलज के ऊपर क्या किया गया है? इस टाइप से एक बांध तो ये बना दिया और एक बांध ये बना दिया। ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो आपके ये बड़ा बांध है, इस बड़े बांध का नाम क्या है? नांगल बांध। क्या नाम है? नांगल बांध। ये नांगल बांध जो है ना, ये आपके पड़ता है पंजाब में। ठीक है। पंजाब का एक जगह है जिसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। तो रोपड़ पंजाब में नांगल बांध बना हुआ है किस नदी के ऊपर? सतलज नदी के ऊपर। इस बांध का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था ना, वो हुआ था सारे 1948 में और ये 52 में जाकर क्या हो गया? पूर्ण हो गया। यानी 1948 से 52 के बीच में कौन सा बांध बना गया? नांगल बांध। नांगल बांध की जो ऊंचाई है वो है मात्र 29 मीटर। कितना है? मात्र 29 मीटर। यानी 29 मीटर ऊंचा बांध है जिसका नाम क्या है? नांगल बांध। अब इस नांगल बांध से इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें? 2 नहरें। अब एक याद ना रही लेकिन दूसरी जरूर याद रखनी है आपको। एक नहर जिसका नाम है भाखड़ा नहर। यही प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ जाता है कि भाखड़ा नहर किस बांध से निकाली गई? नांगल बांध से। 95% इसको भाखड़ा बांध से निकाल के आएंगे। अगर आप भी इससे पहले निकालने की जरूरत पड़ती तो मुझे नहीं लगता कि आप नांगल से निकाल के आ जाते, मरे ही नहीं निकालेंगे। क्योंकि आपको पता है नाम में जो है भाखड़ा 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 भाखड़ा, तो आप भाखड़ा बांध से ही इसको निकालते, लेकिन अभी कहां से निकालना है? नांगल बांध से। कहां से निकालना है? नांगल बांध से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलेगा। फिर एक और नहर निकाली गई यहीं से जिसका नाम है बिस्त दोआब नहर। क्या नाम है? बिस्त दोआब। ये जो भाखड़ा नहर है ये अपने राजस्थान को भी क्या करती है? जलापूर्ति करती है। और राजस्थान के अंदर विशेषतः हनुमानगढ़ जिले को, विशेषतः हनुमानगढ़ जिले को, और इसके अलावा पंजाब को। इसके अलावा किसको? पंजाब को। तो ये बात क्लियर होगा। इससे पहले जो बांध है ना, इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध की जो आधारशिला रखी थी, देखो ध्यान देना, इस बांध की जो आधारशिला रखी थी, किसकी बात कर रहे हैं? ये आधारशिला की। आधारशिला जो रखी थी वो रखी थी 17 नवंबर 1955 को। आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी इसकी जो आधारशिला रखी जाएगी वो किसके द्वारा रखी जाएगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखी गई थी? 1955 में, 17 नवंबर 1955 में। इसकी जो आधारशिला इन्होंने रखी थी ना, वो रखी थी भाई, आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में इन्होंने रखी।
कहां पर रखी? बिलासपुर जिले में। यानी जो भाखड़ा बांध है उसकी आधारशिला कब रखी जा रही है? 17 नवंबर 1955 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। जब इन्होंने इस बांध की आधारशिला रखी तो जब इस बांध का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा एक डायग्राम के माध्यम से, तो इनके एक तरीके से यूं कहें कि पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा क्या देख लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ध्यान देना, देखो जनरली जो बांध होते हैं ना उनकी मेड़ इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी होती है, लेकिन इस बांध के अंदर देखा गया है कि ये सीधा बांध है। ये कैसा बांध है? सीधा बांध है। और ये एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध है। इस बांध को देखकर इन्होंने कहा कि ये बांध नहीं, ये तो कोई चमत्कारिक विराट वस्तु है। क्या है? चमत्कारिक विराट वस्तु है। तो पूछा जाए कि किस बांध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये चमत्कारिक विराट वस्तु है? कौन से बांध के बारे में? भाखड़ा बांध के बारे में। किसके बारे में? भाखड़ा बांध के बारे में, क्योंकि ये एशिया का कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 225 मीटर है। कितना है? 225। इन दोनों बांधों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 13 किलोमीटर का। ये आपके कहां पर पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश में। और ये कहां पर पड़ रहा है? पंजाब में। वैसे ये जो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर ही है, बॉर्डर पर ही है, ध्यान रखना, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि महज कितना किलोमीटर है? 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर। तो पूछा जाए सतलज नदी के ऊपर कितने बांध हैं? 2 बांध, भाखड़ा बांध, नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध के बीच की दूरी 13 किलोमीटर। भाखड़ा बांध की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। अभी विशेषता क्या बताइए आपके मास्टर ने? यह है एशिया का कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध। और ऊंचाई जो इस बांध की है वो है 225 मीटर। कितना है? 225 मीटर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 225 मीटर। और नांगल बांध की कितनी है? महज 29 मीटर है। महज कितना है? 29 मीटर है। बात क्लियर है? अंतिम पड़ाव पर इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो भारत के अंदर जितनी भी आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना रहे हो, ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है, ये आधुनिक भारत के क्या बना रहे हो? मंदिर बना रहे हो। यानी आने वाले भारत का जो है ये मंदिर है। क्या? सिंचाई परियोजनाएं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना को, या फिर राजस्थान की या भारत की जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। इसको ये संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब ये दोनों बांध कंप्लीट हो गए, तो आपको ध्यान रखना है 22 अक्टूबर 1963 इन दोनों बांधों को क्या कर दिया जाता है? राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। और वह कार्य भी कौन करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछा जाए कि भाखड़ा में नांगल बांध को राष्ट्र को समर्पित कब किया जाता है? 22 अक्टूबर 1963 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात क्लियर है? ये तो थी बाहर की बातें। अब कर ले अंदर की बात। अंदर की बात ये है कि यहां से इस भाखड़ा से और इस नांगल से जो टोटल विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 1493 मेगावाट। कितना होता है? 1493 मेगावाट। पूछा जाए आपसे कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से टोटल विद्युत का उत्पादन यानी कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 1493 मेगावाट। अब अपने राजस्थान का कितना प्रतिशत है इसमें? अपने राजस्थान की देखें तो 15.20% है। यानी इसने राजस्थान ने अपना जो लगा रखा है परसेंटेज वो कितना लगा रखा है? 15.20%। अब इस 15.20% को यदि इसमें से निकालें तो हमारे विद्युत जो क्रांति आएगी वो आएगी 227 मेगावाट। तो पूछा जाए राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 227 मेगावाट।
और यदि सिंचाई से लाभान्वित जिला पूछा जाए तो हनुमानगढ़। सिंचाई से लाभान्वित जिला पूछा जाए तो कौन है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर भी 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को क्या किया जा रहा है? सिंचित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। और राजस्थान के अंदर कौन सी नहर आ रही है? भाखड़ा नहर। कौन से बांध से है? नांगल बांध से। कौन से बांध से? नांगल बांध से। तो पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल के अंदर सिंचाई का लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? हनुमानगढ़ को। लेकिन विद्युत का लाभ किसको प्राप्त होगा? तो ध्यान देना, विद्युत का लाभ जो प्राप्त होगा ना, वो देखो क्रमशः बीकानेर, चोरो, झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राप्त होगा। हनुमानगढ़ को विद्युत का लाभ सबसे कम, लेकिन सिंचाई का लाभ सबसे ज्यादा। ये कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है। बताइए समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं, पक्का। एक बार इस चित्र को ऐसे कैसे बढ़ानी है? यह राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यानी कितने स्टेट की परियोजना है? 3 की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। लेकिन यदि विद्युत में अपन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो विद्युत में हिमाचल भी आता है। विद्युत में कौन आता है? हिमाचल। ठीक है, चलो यहाँ लिख देना चाहिए। देखो तो विद्युत में, यानी विद्युत और कौन? हिमाचल 20 के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका सर्वप्रथम विचार पंजाब के गवर्नर लुइस डेल के मस्तिष्क में आया था। मस्तिष्क में 1908 में आया था। ठीक है, फिर क्या इसके विचार को ध्यान में रखा गया क्या? नहीं। जब भारत आजाद होगा, सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य होगा, तब इसके विचार को पुनः जो है बल दिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1948 में। सेकंड बात यहीं पर अगला, ठीक है, इसके अंतर्गत सतलज नदी पर, अब आपको पता है सतलज नदी कहां से निकल रही थी और कहां पर जाकर खत्म हो गई। ठीक है, इसके अंतर्गत सतलज नदी पर दो बांध बनाई गई। यानी इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर कितने बांध बनाए गए? 2 बांध। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2 बांध आपके सामने हैं, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा और नांगल। ठीक है, आप एक एक दो करके बातों को बढ़ा लें। यहां तक कोई समस्या? पक्का? चलिए मिटा दूं। ठीक है, तो नंबर 1 लगाइए भाखड़ा। नंबर 1 लगाइए भाखड़ा। इसकी आधारशिला किसने रखी थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब?
17 नवंबर 1955 को। इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और कहां पर रखी थी? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में उन्होंने की इसकी आधारशिला रखी थी। यह एशिया का कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध है। यानी ये एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से निर्मित गुरुत्वीय सीधा बांध है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको याद रखनी है 225 मीटर। ठीक, इसे नेहरू जी ने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। विराट वस्तु की संज्ञा दी है। और ये मतलब बांध नहीं है, ये तो कोई चमत्कारिक विराट वस्तु है। चमत्कार ही अपने आप में चमत्कार है, ठीक है। बांध नहीं है, ये अपने आप में क्या है? चमत्कार है, ठीक है। फिर आपको याद होना चाहिए कि इसी बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय बड़ा हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है। याद रखना, ठीक है। तो लिखना इसी बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। और ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये ध्यान रखना। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम कौन सी है? प्राकृतिक वुलर झील है, जम्मू के अंदर झेलम नदी के द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। तो इसी बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इसे कह सकते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। वो जो हमारी रास झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी तथा देश की दूसरी सबसे बड़ी है। ध्यान रखना, ये देश के अंदर दूसरा स्थान आता है इसका, ठीक है, यदि अपने टोटल एरिया की बात करें, ठीक है। चलो, तो ये बांध के पीछे आपको जलाशय बनाना है, तो जलाशय क्या कहेंगे? अरे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाएगा, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। बात क्लियर है? तो ये भाखड़ा बांध कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का चलेगा। मिटा दूं? कौन सी नदी पर है आपको अच्छे तरीके से पता है? सतलज नदी के ऊपर है, बताने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आप लिखो बेटा नांगल बांध।
नांगल बांध। लिखना यह बांध आंकड़ा बांध से कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर नीचे की ओर है। तो यह बांध आंकड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की ओर रोपड़ पंजाब जिला है, रोपड़ पंजाब का। रोपड़ पंजाब में निर्मित किया गया। इसका निर्माण 1952 में पूर्ण हुआ। यानी इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण होगा? 1952 में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर है। 29 मीटर ऊंचा है ये, याद रखना, ठीक है। इससे सिंचाई हेतु दो नहरें निकाली गई हैं। एक तो आंकड़ा नहर, राजस्थान प्लस पंजाब। विश्व दोआब नहर पंजाब। विश्व दोआब नहर पंजाब। बात क्लियर है? तो नांगल बांध भांगड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की ओर है और 1952 में कार्य पूरा हो गया था। 29 मीटर ऊंचा है। सिंचाई हेतु दो नहरें निकाली गई है। भांगड़ा नहर ध्यान रखना है नांगल बांध से निकाल ली है। यहाँ तक का बात क्लियर हो गया होगा शायद, नोट कर लिए ना? चलिए नेक्स्ट पे चलिए, हटा दो। वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो भी मैंने आपको बताई थी, इन दोनों बातों को राष्ट्र को कब समर्पित किया जाएगा? 22 अक्टूबर 1963 को। तो लिखना इन दोनों बातों को बाईस अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी इन राष्ट्र को कब समर्पित किया जाएगा? 22 अक्टूबर 1963। बात क्लियर है? इस परियोजना से कुल 1493 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है? कई कंडीशन में 15.22% की कई जगह दे देता है। ध्यान रखना है, जिस भाई बहन को 15.20% याद है वो 22 करके आएगा, जिसको कुछ भी याद नहीं है वो तो दूसरा अपने घर ही आएगा। ठीक है, चलो समस्या गंभीर है, इलाज करना पड़ेगा समय से। ठीक है, अब राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो विद्युत कितनी दिलवा दें इनको? 227 मेगावाट।
फिर लिखो सिंचाई का सर्वाधिक लाभ किसको? अनुमानगढ़ 2.3 लाख हेक्टेयर, 2.3 लाख हेक्टेयर। विद्युत का लाभ बीकानेर सबसे ज्यादा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को सिंचाई का ज्यादा लाभ, विद्युत का सबसे कम लाभ, विद्युत का सबसे कम लाभ। बात क्लियर रहेगी? एक और बात लिख दो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बोले जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। तो ये हमारी कौन सी सिंचाई परियोजना थी? भाखड़ा नाकल बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। समझ में आई होगी किसी तरीके से? ठीक है, चलो।